नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं देव ब्रिज क्लासेस। दोस्तों आज 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं जो कक्षा 12वीं की है। जो भी स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न आने वाला है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका आंसर जो है CnH2n-2 होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। यदि एल्केन का पूछे, ध्यान दीजिएगा, एल्केन का तो वो क्या होता है, CnH2n और +2 होता है। अल्काइन कहेगा तो -2 लास्ट में हो जाएगा और अल्किन कहेगा तो +2। और अगर अदर पूछ दे अल्किन का तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, अल्किन का अगर पूछे तो CnH2n क्या हो जाएगा, CnH2n। ठीक है, और चलते हैं अपना अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। ये दूसरा नंबर प्रश्न है, एल्किल हैलाइड को किस अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल में बदला जाता है। जो एल्किल हैलाइड हैं उसे किस अभिक्रिया के द्वारा अल्कोहल में बदला जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। किस अभिक्रिया के द्वारा, विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा एल्किल हैलाइड को क्या किया जाता है, अल्कोहल में बदला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है। कार्बन कार्बन एकल बंध जो ये सिंगल बॉन्ड होती है इसकी लंबाई कितनी होती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है 1.54 एंगस्ट्रम। क्या होता है, 1.54 एंगस्ट्रम, मतलब 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है, ये क्या होता है, कार्बन 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 एकल बंध की लंबाई होती है। ठीक है, देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न, श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, मतलब किस में होता है, श्रृंखलन का गुण जो है सबसे अधिक किस में होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि श्रृंखलन का गुण सबसे ज़्यादा होता है वो होता है कार्बन में। श्रृंखलन का गुण किससे सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो वो होता है कार्बन में, क्योंकि कार्बन क्या करता है, श्रृंखलन मतलब चैन, तो चैन सबसे ज़्यादा कौन बना सकता है, तो कार्बन बना सकता है। कार्बन जो है कि कहीं से भी चैन बना सकता है, किधर से भी बना सकता है, या बंद चैन भी बना सकता है, ओपन चैन या क्लोज चैन, दोनों में से किसी भी चैन को बनाता है। लेकिन कार्बन का ही गुण है कि सबसे ज़्यादा चैन बनाता है, मतलब सबसे ज़्यादा श्रृंखलन का गुण किसमें है, कार्बन का। ठीक है, और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा 5 नंबर प्रश्न, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब हम लोग देखेंगे कार्बन की संयोजकता 4 कैसे होती है। ध्यान दीजिएगा, तो कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है वो 6 होती है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, तो 2 और 4 लिख सकते हैं। ये 2 4 कहाँ से आया, तो 1s2 2s2 और 2p2, ये होगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ये सेल तो पूरा हो गया लेकिन ये पूरा नहीं होता है। ठीक है, और यही 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बचते हैं। ठीक है, तो बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं उसे कहते हैं संयोजकता। ध्यान दीजिएगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके बचे हुए हैं। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके क्या हैं, बचे हुए हैं, जो जोड़ा नहीं लगा है। ठीक है, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। और यही 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, किसी न किसी परमाणु से जुड़ेंगे, किसी न किसी से क्रिया करेंगे, ठीक है, मतलब बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, किसी न किसी से क्या करेंगे, बंधन बनाएंगे। जैसे कार्बन है तो कार्बन के 4 बंधन होंगे, ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। समझ में आ गया। अब देखते हैं 6ठे नंबर प्रश्न, बेंजीन के क्लोरीकरण में करने में क्रियाशील अवयव कौन होते हैं, मतलब बेंजीन का क्लोरीकरण करना है। ठीक है, बेंजीन का अगर क्लोरीकरण करते हैं तो बेंजीन का देखते हैं कि क्या होता है, बेंजीन ऐसा होता है। ध्यान दीजिए, बेंजीन क्या होता है, हेक्सागोनल होता है, ऐसा बेंजीन होता है, ये डबल बॉन्ड है। तो जब इसका क्लोरीकरण करेंगे, क्लोरीकरण करेंगे मतलब क्लोरीन जुड़ेगा, तो क्लोरीन का कौन सा जुड़ेगा, तो क्लोरीन प्लस वाला क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्रियाशील अवयव क्या हो जाएंगे, बेंजीन के क्लोरीकरण करने में क्रियाशील अवयव हो जाएंगे क्लोरीन Cl+ में। ठीक है, आगे देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हेलो एल्केन्स में CX बांध की प्रकृति कैसी होती है, मतलब बांध नहीं, यहाँ पे बंद होना चाहिए था, बंद। ठीक है,
यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बंध, लिखा हुआ गलत है, ठीक है। तो हेलोल्केन्स में सी एक्स है, यानी सी एक्स का मतलब है हेलोजन, ठीक है, एक्स का मतलब है हेलोजन। हेलोजन ग्रुप को क्या कहा जाता है, एक्स से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। जो 17वां नंबर समूह है, ठीक है, उसे एक्स से सूचित किया जाता है और उसी को हेलोजन कहा जाता है, क्योंकि इसके सभी तत्व क्या करते हैं, लवण बनाते हैं। लवण बनाने के कारण इसे हेलोजन कहा जाता है, ठीक है। और ये कैसा बंध बनाते हैं, तो ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं, सहसंयोजक ध्रुवीय बंध बनाते हैं। क्या होता है, सहसंयोजक ध्रुवीय बंध बनाते हैं, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न, हेलो एरेंस में कार्बन किससे संकरित होता है, ध्यान दीजिएगा। हेलो एरेंस में कार्बन किससे संकरित होता है, sp2 से। किससे संकरित होता है, sp2 से। अगला प्रश्न, कार्बन कार्बन द्विबंध की लंबाई कितनी होती है, कार्बन कार्बन द्विबंध की लंबाई कितनी होती है। कार्बन अभी देखे थे, एकल बंध की लंबाई कितनी थी, 1.54 एंगस्ट्रम, और यहाँ द्विबंध है तो इसकी लंबाई हो जाएगा 1.34 एंगस्ट्रम, 1.34 एंगस्ट्रम। अगर बोले कार्बन कार्बन त्रिबंध की लंबाई कितनी होती है, तो 1.20 एंगस्ट्रम होती है, ध्यान दीजिएगा, 1.20 एंगस्ट्रम होती है। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न, हेलो एल्केन्स में कार्बन का प्रसंकरण होता है। हेलो एल्केन्स में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है, तो sp3 होता है। क्या होता है, sp3, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11 नंबर की ओर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार करने में घोलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार करने में घोलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, वो होता है ईथर। जब हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब रिएक्शन देखते हैं, उसमें घोलक के रूप में किसका उपयोग होता है, ईथर का उपयोग होता है, ठीक है। अब 12 नंबर प्रश्न क्या करा, एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है। दोस्तों हमने पहले ही बता दिया है कि एल्कीन का है तो एल्कीन का समान CnH2n होता है। मैंने पहले बता दिया है कि एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ये रहा, ये रहा 13 नंबर प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर प्रश्न ये है, हम क्या इसको देखते हैं, ठीक है। तो 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कार्बन एवं हाइड्रोजन के बीच बने बंधन की लंबाई कितनी होती है। कार्बन एवं हाइड्रोजन के बीच, ध्यान दीजिएगा, कार्बन एवं हाइड्रोजन के बीच जो बंधन बनता है, इसकी लंबाई, ये जो बंधन है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 1.09 एंगस्ट्रम होती है। क्या होती है, 1.09 एंगस्ट्रम होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, 1.09 एंगस्ट्रम, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न क्या करें, कार्बन कार्बन त्रिबंध की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों अभी हमने बताया है कि कार्बन कार्बन त्रिबंध की लंबाई कितनी होती है, 1.20 एंगस्ट्रम। 1.20 एंगस्ट्रम किसकी लंबाई होती है, कार्बन कार्बन त्रिबंध। जैसे त्रिबंध बनेगा तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 1.20 एंगस्ट्रम। बढ़ते हैं अपने 15 नंबर प्रश्न की ओर, एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है। एल्कीन का समान सूत्र अभी बता दिए हैं, CnH2n+2। CnH2n+2 क्या होता है, एल्कीन का समान सूत्र होता है। 16 नंबर, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है, तो वो आंसर गलनांक हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 17 नंबर की ओर, कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए। ध्यान दीजिए, कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित होना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, कार्बनिक यौगिक कह दिया, जब कार्बनिक यौगिक कह दिया तो कार्बन हमेशा उपस्थित होना चाहिए, तभी कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। कार्बनिक यौगिक क्या होता है, कार्बन उपस्थित होना चाहिए तो कहलाएगा कार्बनिक यौगिक। तो कार्बन क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, ये अनिवार्य है, ठीक है, ये क्या है, अनिवार्य है। बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर, हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है। हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है, तो sp3 होता है। दोस्तों इस बात को हम ऑफलाइन क्लास में जिक्र कर चुके हैं, जो भी विद्यार्थी हमसे ऑफलाइन कर पढ़ते हैं वो समझ जाएंगे, ठीक है। या नहीं समझे हैं तो फिर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आया है। एक वीडियो हम प्रसंकरण और संकरण का लेकर के आएंगे, और पाई बॉन्ड ये सब वाला जो होता है वो लेकर के आएंगे, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है, ठीक है। ये ऐसे तो होता है धातु, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, धातु वाला गुण इसको में होता है कुछ कुछ, कि ये ऊष्मा का और विद्युत का अच्छा चालक होता है। आगे 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, CNG में मुख्य रूप से क्या होता है। तो CNG में मुख्य रूप से मीथेन गैस होता है। क्या होता है, मीथेन गैस होता है। CNG का पूरा फुल फॉर्म अगर पूछे तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का पूरा नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दर्द निवारण की दवाइयाँ क्या कहलाती है। दर्द निवारण की दवाइयाँ क्या कहलाती है, एनाल्जेसिक। जो भी दर्द निवारण की दवाइयाँ खाते हैं उसे कहते हैं एनाल्जेसिक। 22 नंबर, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है।
दोस्तों प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की जब भी बात की जाए तो इसकी कोटि हमेशा 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। 23 नंबर प्रश्न, विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है? विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है? तो आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है? आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। और 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि फैराडे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? विद्युत के अपघटन के नियम दिए थे और विद्युत अपघटन के 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। कौन दिए थे? वो फैराडे दिए थे। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए? तो फैराडे। क्या? अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा 25 नंबर प्रश्न, एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियाशील समूह क्या होता है? एमिनो अम्ल में मतलब कौन सा क्रियाशील समूह पाया जाता है, यही पूछना चाहता है प्रश्न। ठीक है, एमिनो अम्ल में कौन सा क्रियाशील समूह पाया जाता है? तो एमिनो अम्ल याद रखिएगा दोस्तों, एमिनो अम्ल में COOH तथा NH2 दोनों क्रियाशील समूह पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? समुद्र जल के प्रसारण दाब लगभग कितना होता है? समुद्र जल का प्रसारण दाब लगभग कितना होता है? वो होता है 30 एटमॉस्फेयर। ये ATM का मतलब एटमॉस्फेयर। 30 एटमॉस्फेयर क्या होता है? समुद्र जल के प्रसारण का दाब लगभग कितना होता है? तो 30 एटमॉस्फेयर। 27 नंबर प्रश्न, क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन बना देता है। जो क्लोरीन है वो रंगीन फूलों को कैसा बना जाता है? रंगहीन बना देता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या है? ऑक्सीकारक है, और ऑक्सीकारक है तो रंगीन फूलों को क्या करेगा? रंगहीन बना देगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 28 नंबर की ओर। ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है? ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा C2H5Cl। C2H5Cl क्लोरोएथीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्लोरोएथीन। और C2H5Cl। ठीक है, और देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? क्लोरोफॉर्म कैसा व्युत्पन्न है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है CHCl3 होता है। तो ये ध्यान देखिए कि Cl3 तो क्या हो गया? वो ट्राई, इसको जब 3 होता है इसको ट्राई कहा जाता है। ट्राई, और ये क्या है? क्लोरीन हैलोजन है। क्या है? हैलोजन है, इसीलिए क्या कहते हैं? ट्राई हैलोजन। क्या कहेंगे? ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, तो यहाँ समझ गए होंगे कि 3 है इसलिए ट्राई का है, और क्लोरीन क्या है? हैलोजन के वर्ग का मतलब सदस्य है, इसलिए ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, एल्कीन कौन सा अभिक्रिया देता है? एल्कीन कौन सा अभिक्रिया देता है? तो आंसर इसका जो है योगात्मक तथा प्रतिस्थापन दोनों अभिक्रिया देता है। योगात्मक तथा प्रतिस्थापन दोनों अभिक्रिया कौन देता है? एल्कीन दोनों अभिक्रिया देता है, योगात्मक तथा प्रतिस्थापन दोनों देता है। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या होता है? बनता है? एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से करवाने पर, से एक शुष्क ईथर में कराने पर, ध्यान दीजिएगा, इस एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है? तो वो बनता है ब्यूटेन। क्या बनता है? ब्यूटेन। ठीक है, जिसका सूत्र क्या होगा? C4H10। C4H10 क्या होगा? C4H10 क्या होता है? C4H10 ये बनेगा ब्यूटेन। ठीक है, क्या बनेगा? ब्यूटेन बनेगा। 32 नंबर प्रश्न, विहाइड्रोजनीकरण में अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम होगा। ध्यान दीजिएगा, तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रियाशीलता, तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं वो है आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ क्या है? हाइड्रोजन घटता क्रम है, मतलब कि आर का मतलब यहाँ पे है, आर का मतलब जो होता है वो है मतलब कि कौन अभिक्रिया, रिएक्शन जो। ठीक है, तो रिएक्शन में सबसे ज़्यादा कौन है? तो आई सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद Br है, उसके बाद Cl है, उसके बाद F है। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं हम लोग। और अब 33 नंबर प्रश्न देखिए, अनुसूत्र C5H11Cl के कुल कितने समावयवी संभव हैं? अगर आप लोगों को ऐसा मतलब कि समावयवी समझ में नहीं आता है, कैसे निकाला जाता है, क्या किया जाता है, कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो आप लोगों को बनाकर दे दूंगा, जिससे आपको समावयवी निकालना आसान हो जाएगा। और किसी का भी समावयवी पूछे तो आप लोग चुटकियों में आंसर दे पाइएगा। ठीक है, तो अनुसूत्र क्या हो? अनुसूत्र C5H11Cl के कुल कितने समावयवी संभव है? तो वो हैं 8। कितने समावयवी संभव है? वो हैं 8। ठीक है, 8 समावयवी क्या है? संभव हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, CH3MgI जल से अभिक्रिया कर क्या देता है? CH3MgI जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? मीथेन देगा। ठीक है, देखिए CH3MgI
प्लस जल। अब ये भी क्रिया करेगा तो क्या देगा, CH4, ठीक है, CH4, और क्या देगा, यहाँ देखिए ध्यान से कि 3 3 और 2 5 H हैं, यहाँ पे 4 H हो गए हैं, HMgI, ये क्या देंगे HMgI, और H क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है, H क्या होंगे, निकलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए H क्या होंगे, निकलेंगे, ये क्या देता है, मीथेन बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन होता है, सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन होता है, फ्रक्टोज। क्या होता है दोस्तों, फ्रक्टोज सर्वाधिक मीठी शर्करा है, फ्रक्टोज क्या है, सर्वाधिक मीठी शर्करा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न 38 नंबर। कौन साधारणतया शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है, मतलब हमारे शरीर द्वारा कौन बनाया नहीं जा सकता है, वो है विटामिन। विटामिन हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी तरह से, कहीं न कहीं से, किसी न किसी पोषक पदार्थ से ग्रहण करते हैं, क्योंकि विटामिन ही एक ऐसा तत्व है, मतलब ऐसा चीज़ है जो शरीर में नहीं बनता है। ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। एल्किल हैलाइड का समान सूत्र क्या है, एल्किल हैलाइड का समान सूत्र क्या है। तो हैलाइड का जो कहते हैं हाइड्रोजन से बनता है हैलाइड, ठीक है। तो हैलाइड का समान सूत्र क्या हो गया, देखिए किसी का भी समान सूत्र पूछे तो CnH2n लिखना एकदम अनिवार्य है। प्लस में क्या करना है, 1 भी लिखना अनिवार्य है। अगर यहाँ बोला कि हैलाइड, तो हैलाइड का सूत्र क्या करेंगे, हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन वाला ना होगा, तो हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं, X से, तो X दे देंगे। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक का समान सूत्र क्या है, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक का समान सूत्र क्या है। तो RmGx किसका है, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक का समान सूत्र है। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। DDT किस प्रभाव पर प्रभावशाली होता है, DDT मतलब कहाँ उपयोग करते हैं। तो DDT क्या है, कीटनाशक है, इसे हम लोग कीटों के मारने में उपयोग करते हैं। तो DDT किस पर प्रभावशाली होगा, कीटनाशक, ठीक है, कीटनाशक के रूप में प्रभावशाली होगा, ठीक है, कीटनाशक के रूप में प्रभावशाली होगा। 42 नंबर प्रश्न। डाइक्लोरोमीथेन का उपयोग एरोसॉल में किस रूप में किया जाता है, डाइक्लोरोमीथेन का उपयोग एरोसॉल में किस रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेलेंट। क्या होता है, प्रोपेलेंट में उपयोग किया जाता है, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न। किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है, किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है। तो दोस्तों जो हम लोग पढ़े हैं क्लोरोफॉर्म, जो मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई है, उसमें बता दिया है कि उसका गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा वीडियो कुछ बने क्लोरोफॉर्म के, क्योंकि 5 नंबर एकदम निश्चित रूप से आता है क्लोरोफॉर्म से, जो होता है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी निकलते हैं। तो अगर चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, हम अगला वीडियो में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि तथा उसका उपयोग, भौतिक गुण, रासायनिक गुण सबको बता देंगे, ठीक है। और यदि वीडियो आप लोग समझ में आए, हेल्पफुल लगे, तो लाइक कीजिएगा और शेयर न कीजिएगा, शेयर भी बहुत ज़्यादा कीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सके, ज़्यादा स्टूडेंट लाभ ले सके इसका। और कमेंट करके हमें बताइएगा वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आप लोगों को हर दिन प्रोवाइड करते रहूँगा। और फिर क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम में ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे, और कोई अलग प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। जो प्रश्न मैं बताऊँगा वही प्रश्न आपको अपने एग्ज़ाम की कॉपी में, पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को अच्छा मार्क्स से पास होना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो किसका उपयोग होता है निश्चेतक के रूप में, तो मैंने बताया था क्लोरोफॉर्म का उपयोग किसके रूप में होता है, निश्चेतक के रूप में, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, C4H9Br से कितने समावयवी संभव है, C4H9Br से कितने समावयवी संभव है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जब भी समावयवी की बात हो, तो अगर समावयवी कितने समावयवी संभव है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम अगली वीडियो में समावयवी को ही समझाएंगे, समावयवी कैसे निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अगला प्रश्न है 45 नंबर। हाइड्रोकार्बन के अणु से हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापन क्या कहलाता है। ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन के अणु से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोकार्बन के अणु से हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन द्वारा हटा दिया जाता है। क्या होता है, जैसे ये देख लीजिए, ये क्या है, H ये हाइड्रोकार्बन है। और इसको क्या किया गया, अगर इस को क्या किया जाएगा कि इस हाइड्रोजन को
इस हाइड्रोजन को किसी मतलब हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जैसे क्लोरीन के द्वारा या किसी हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो इसको कहते हैं हैलो एल्केन्स। क्या कहते हैं? हैलो एल्केन्स। ठीक है, क्या कहेंगे? हैलो एल्केन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हैलो एल्केन्स हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कौन सा द्रव कुछ देर तक छोड़ देने पर पीले रंग का होने लगता है? कौन सा द्रव जो है कि कुछ देर पर छोड़ देंगे तो पीले रंग का होने लगेगा? वो है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक प्रॉपर्टीज, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। और अब आपको चाहिए तो वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे बता देंगे ऑनलाइन क्लास में। तो इसका आंसर क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आगे देखिए, ये रहा 47 नंबर प्रश्न। एथिल ब्रोमाइड कैसा द्रव है? एथिल ब्रोमाइड कैसा द्रव है? तो एथिल ब्रोमाइड जो है रंगहीन तथा सुगंध युक्त भारी द्रव है। एथिल ब्रोमाइड कैसा द्रव है? रंगहीन तथा सुगंध युक्त भारी द्रव है। आगे, ताज़ा एथिल आयोडाइड का रंग मतलब ताज़ा आयोडाइड जो एथिल आयोडाइड है वो कैसा होता है? ध्यान दीजिएगा। तो ताज़ा एथिल आयोडाइड कैसा कलर का होता है? तो उसमें कोई रंग नहीं होता है, इसलिए रंगहीन होता है। ताज़ा एथिल आयोडाइड कैसा होता है? रंगहीन। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न को देखिए। एथिल आयोडाइड थोड़े दिनों में अपघटित होकर क्या मुक्त करता है जिसके कारण उसका रंग भूरा हो जाता है? एथिल आयोडाइड क्या होता है कि थोड़े दिन उसको छोड़ देने पर वह क्या होता है? अपघटित हो जाता है, टूट जाता है और उसका रंग जो है भूरा हो जाता है। तो किसके कारण? आयोडीन के कारण। जब भी एथिल आयोडाइड को हम क्या करते हैं कि थोड़े दिनों के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे ही तो क्या होता है? आयोडीन मुक्त हो जाता है, जिससे क्या होता है? उसका रंग भूरा हो जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट प्रश्न क्या है? तो क्लोरोफॉर्म किस में घुलता है? क्लोरोफॉर्म मतलब किस चीज़ में घुल सकता है? ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म जल में नहीं घुल पाएगा, कार्बनिक विलायकों में घुल पाएगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म किस में घुल पाएगा? तो कार्बनिक विलायकों में। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अच्छे वीवीआई प्रश्न देता रहूं, और इससे भी अच्छे वीवीआई प्रश्न देता रहूँगा। यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एकदम बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास कराया जाएगा। आप बहुत ही मतलब मेहनत करने के बाद भी आप अगर मतलब आपको लगता है कि मैं पास नहीं हो सकता हूं, तो हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि मतलब कैसे पास कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत ही वीवीआई प्रश्न को लेकर के आने वाले हैं। अभी ये ऑब्जेक्टिव है, कुछ दिन के बाद सब्जेक्टिव भी आएगा, फिर वैसे करते करते मतलब एग्ज़ाम के लेवल को हाई, मतलब जितना भी हाई एग्ज़ाम लेवल रहे आप ज़रूर पास कीजिएगा और अच्छे मार्क्स से पास कीजिएगा। तो अच्छे मार्क्स से पास करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।